के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो आज हम पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसका नाम है नोबल गैस एलिमेंट्स या कहे तो इनर्ट गैसेज। ठीक है, तो 18वें ग्रुप में टोटल 6 एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से 6 एलिमेंट प्रेजेंट है चलो देख लेते हैं। तो जो अपना नोबल गैस एलिमेंट्स है 18वां ग्रुप है, उसमें टोटल 6 एलिमेंट हो गए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। तो ये 6 एलिमेंट 18वें ग्रुप में प्रेजेंट है। तो आज हम नोबल गैस एलिमेंट का बेसिक पार्ट यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हम नोबल गैसेज का इंट्रोडक्शन, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन है, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या बताया कि ये जो अपना नोबल गैसेज है, मतलब जो अपना 18वां ग्रुप है, इसमें टोटल 6 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट अभी जस्ट हमने बताया भी था। यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। ये 6 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। सिंबल की बात करें तो देखो हीलियम को हम He से रिप्रेजेंट करते हैं, नियोन को Ne से, आर्गन को Ar से, क्रिप्टॉन को Kr, जिनोन को Xc और रेडोन को Rn से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन। अब देखो कि ये जो अपना लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है? रेडोन। तो ये जो रेडोन होगा ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब जो रेडोन है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा जिसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, जिस वजह से हम रेडोन की जो प्रॉपर्टीज होगी, जो कंपाउंड होंगे, वो यहाँ पे हम स्टडी नहीं करते। ओके, तो चलो याद करने का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। पीछे हमने इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर और याद करने का पैटर्न पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ पे केवल याद करने का जो पैटर्न है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो याद करने का तरीका क्या है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। तो याद करने का तरीका देख लो, ही, ना और करना, ही, जीरोक्स, रन। ठीक है, पीछे हमने बता दिया था पहला में ये सब कुछ हमने पीछे डिस्कस कर लिया, तो वहां पर देख लेना। तो देखो हीलियम को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करने का तरीका देख लेते हैं। नियोन को ना से, और से क्या हो जाएगा? आर्गन। करीना को यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो Kr को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सिंपल जो क्रिप्टॉन है उसको याद करने का तरीका करीना की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो से जिनोन हो गया और नानी से रेडोन होते हैं। ठीक है, हिना, करीना, हिना और करीना की जीरोक्स रन। ये केवल याद करने का पैटर्न है, इसके द्वारा एलिमेंट के पैटर्न को याद कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो हीलियम को हटाके जो बाकी एलिमेंट है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन, ये जनरली NH2 NP6 ये कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। क्योंकि ये पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है, तो इनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो अपना 18वां ग्रुप होगा उसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6। ठीक है, पी सबशेल में कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल प्रेजेंट होते हैं और ये फुल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। जबकि हीलियम की बात करें तो हीलियम की जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2। ठीक है, हीलियम को हटा के जो बाकी एलिमेंट है वो सभी इस जर्नल कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इन सभी एलिमेंट की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो याद रखना हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1
S2, जबकि जो बाकी एलिमेंट है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन, ये जनरली NH2, NP6 ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सभी की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जो आउटर सेल होगा वो फुलफिल होते हैं। सब सेल की बात कर लो तो यहाँ पे क्या है P सब सेल और ये क्या है S सब सेल, तो ये जो S सब सेल है वो क्या है फुलफिल है, डबलेट कंप्लीट हो रहे हैं। जबकि बाकी एलिमेंट की बात करो तो जो P सब सेल होगा वो भी क्या है फुलफिल है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सभी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। हमें पता है कि जो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं वो एलिमेंट मोर स्टेबल होता है। अब मोर स्टेबल होगा इट मींस इट हैव लेस रिएक्टिविटी। समझ में आ गया? जो मोर स्टेबल एलिमेंट होते हैं ऐसे तरह से कह दो कि एक ऐसा एलिमेंट जो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो करे वो मोर स्टेबल एलिमेंट होगा और लेस रिएक्टिव नेचर शो करता है। तो सिंपल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ग्रुप 18 में जो नोबल गैस एलिमेंट हैं उसके जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी की कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होगी। फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन ये शो करते हैं जिस वजह से ये सभी मोर स्टेबल होते हैं। अब मोर स्टेबल हो गए इट मींस दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये जो नोबल गैसेज एलिमेंट हैं ये नेचर में लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। या ये कह सकते हैं कि ये जितने एलिमेंट हैं सभी मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इनका जो आउटर सेल है वैलेंस सेल है वो फुलफिल है। ठीक है, हीलियम को हटा के जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं और जबकि जो हीलियम है वो अपनी डबलेट कंप्लीट कर रहा है, जिस वजह से जितने भी एलिमेंट है वो मोर स्टेबल हो गए। अब मोर स्टेबल है इट मींस दे आर लेस वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर। ओके, समझ आ गया? तो अभी हमने फाइंड आउट किया कि 18वें ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं सभी मोर स्टेबल है या कहे तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये मोर स्टेबल या कहे तो वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब इनकी रिएक्टिविटी लेस है तो इन वजह से इन सभी एलिमेंट को हम इनर्ट गैस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर इनर्ट इन नेचर। ये जो एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट नेचर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वजह से जितने एलिमेंट्स हैं इसको हम इनर्ट गैसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर नोन एज इनर्ट गैसेज। समझ में आ गया? जो 18वां ग्रुप है उसको हम इनर्ट गैसेस की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी मोर स्टेबल है या कहे तो वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अब लेस रिएक्टिव होंगे तो क्या होगा? बहुत ही कम रिएक्टिव होंगे तो क्या करेगा? ये नेचर में फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा, जिस वजह से इन सभी एलिमेंट को हम इनर्ट गैसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेज ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हीलियम डबलेट कंप्लीट करेगा और बाकी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए मोर स्टेबिलिटी को शो करते हैं। समझ में आ गया? तो सिंपल ये कह सकते हैं कि जो 18वां ग्रुप यहाँ पे आते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम इनर्ट गैसेज से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर नोन एज इनर्ट गैसेज ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनर्ट का मतलब तो क्या होता है? न्यूट्रल होते हैं, मतलब कहे तो डल कह सकते हैं। इनर्ट का मतलब क्या होते हैं? जो जिसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम होती है या कहे तो जिसकी रिएक्टिविटी 0 हो। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा स्पीशीज जो किसी भी अदर एलिमेंट या अदर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उसके रेस्पेक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी शो ना करे, वो डल नेचर में प्रेजेंट हो, उसको हम इनर्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट इन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ से ये तो पता लग गया कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो वेरी लेस रिएक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है वो
रिएक्टिव तो होंगे, ये सभी एलिमेंट रिएक्टिव तो होंगे, पर बहुत ही कम रिएक्टिव की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस वजह से इन एलिमेंट्स को हम नोबल गैस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट मतलब एक ऐसा स्पीशीज जो किसी भी अदर सब्सटेंस से रिएक्ट करेगी, बिल्कुल डल हो, वो इनर्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। बट यहाँ पे एलिमेंट की बात करो तो ये थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, रिएक्टिव तो होंगे बट लेस अमाउंट में रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से इन एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज नोबल गैसेस। पता लग गया? तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट या कहते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, चलो यहाँ पे एक नोट आता है। नोट ये कह रहे हैं कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं ये सभी अर्थ क्रस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। These elements are present in earth crust in very less amount. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये जो 6 एलिमेंट प्रेजेंट है ये अर्थ क्रस्ट में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से इन एलिमेंट्स को हम रेयर गैसेस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज रेयर गैसेस एलिमेंट्स। ओके, पता लग गया? ये जितने एलिमेंट्स हैं ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होंगे बट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से इन एलिमेंट्स को हम रेयर एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी अर्थ क्रस्ट में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी, जिस वजह से इन एलिमेंट्स को आप रेयर एलिमेंट्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना 18वां ग्रुप है उसके 3 नाम है, 3 नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला तो है इनर्ट गैसेज, दूसरा नोबल गैसेज और तीसरा रेयर गैस एलिमेंट्स। पता लग गया? इनर्ट का मतलब क्या होता है, नोबल का मतलब क्या होते हैं, रेयर का मतलब क्या होता है, वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। चलो अब बात कर लेते हैं अकरेंस। अकरेंस ऑफ नोबल गैसेज। जो नोबल गैसेज है वो नेचर में किस स्टेट में प्रेजेंट होती है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अभी हमने देखा था कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है सभी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अब ये सभी फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे तो दे आर मोर स्टेबल, या ये कह सकते हैं कि ये सभी क्या होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये नेचर में वेरी लेस रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, या ये कह दो कि ये नेचर में मोर स्टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब नेचर में ये लेस रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इनकी रिएक्टिविटी लेस होती है, तो ये नेचर में हमेशा फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो नोबल गैसेज है ये नेचर में फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे, या फिर तो मोनो एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रेडोन की बात करें तो रेडोन में हमने देखा था कि जो रेडोन है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिस वजह से रेडोन को हटा के जो बाकी एलिमेंट्स है वो मोनो एटॉमिक की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है इसका अकरेंस का पॉइंट, कर लोगे? अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो पहले बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस। फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला जो पॉइंट आएगा वो आता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब अभी जो पढ़ा था क्लास में वही पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। एग्जिस्टेंस मीन्स ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो अभी जस्ट बात भी कर रहे थे, एग्जिस्टेंस की बात करें तो क्या कहोगे, they are present in monoatomic गैसियस स्टेट। ठीक है, ये जितने एलिमेंट्स हैं सभी मोनोएटॉमिक गैसियस स्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑर्डरलेस, टेक्स्टलेस
एंड कलरलेस। समझा? ये जितने एलिमेंट्स हैं सभी सभी मोनोएटॉमिक गैसियस स्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है। इनका कोई कलर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता और न ही इनका कोई टेस्ट होता। ठीक है, ये है एग्जिस्टेंस का पॉइंट। ओके, तो ये स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है एटॉमिक साइज। तो देखो एटॉमिक साइज की बात करें तो देखो ध्यान दियो, यहाँ पे ध्यान देना। पीछे हमने बताया था कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट साइड में मूव करना स्टार्ट करेंगे तो जो एटॉमिक साइज होगा एलिमेंट का वो कंटिन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल देन द एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज कंटिन्यू। पढ़ा था ना कि जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो एटॉमिक साइज होगा वो कंटिन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। अब हमें देखो पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो अपना 18वां ग्रुप है, अपना जो 18वां ग्रुप है वो राइट साइड में प्रेजेंट है और देखोगे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सो 18th ग्रुप ये होता है। तो जो अपना 18वां ग्रुप है वो क्या है, राइट साइड में प्रेजेंट है। तो अभी जो हमने कंसेप्ट लगाया तो वो कंसेप्ट लगा सकते हो। क्या कंसेप्ट लगाएगा कि जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो तो एटॉमिक साइज कंटिन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। एटॉमिक साइज कहते हैं डिक्रीज। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा इट मींस यहाँ पे जो 18वां ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं, जो अपना 18वां ग्रुप होगा वो क्या करेगा, स्मॉल साइज कंटेन करते हैं। 18वें ग्रुप का जो साइज होगा, एलिमेंट का जो साइज होगा वो स्मॉलर होता है, स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू अदर ग्रुप ऑफ दिस टेबल। समझना गया? 18वें ग्रुप का जो एटॉमिक साइज होगा वो स्मॉलर होगा एज कंपेरिजन टू एटॉमिक साइज ऑफ अदर ग्रुप प्रेजेंट इन द टेबल। टेबल के अंदर जो अदर ग्रुप्स हैं और जो 18वां ग्रुप है दोनों का कंपैरिजन करो तो जो 18वां ग्रुप है उनका एटॉमिक साइज बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, तो क्या कहोगे, इट हैव स्मॉलर एटॉमिक साइज as comparison to the then size of other group elements, other group elements। पता लग गया? 18वें ग्रुप का जो एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलर साइज ही कंटिन्यू होता है। स्मॉलर साइज होगा, स्मॉल साइज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाओगे, टॉप से बॉटम की तरफ जाते जाओगे तो एटॉमिक साइज कंटिन्यू इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। मींस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन की बात करें तो जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ गए तो टॉप से बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। मींस हीलियम का साइज छोटा है, रेडॉन का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, रेडॉन का साइज बहुत बड़ा होगा और जबकि हीलियम का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज। ओके, ये टॉप से बॉटम हो गया। जबकि 18वें ग्रुप के एलिमेंट के साइज की बात करें तो जो अपना 18वां ग्रुप है उसका एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा होता है एज कंपेरिजन टू अदर ग्रुप ऑफ दिस टेबल। इस टेबल के जितने ग्रुप हैं उसके कंपैरिजन में जो 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका साइज छोटा हुआ। ठीक है, तो ये हमने एटॉमिक साइज को यहाँ पे डिस्कस किया। चलो अब बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी पीछे हमने डिस्कस की थी, तो वहाँ पे देखा था कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो मेन दो फैक्टर पे काम करती है। पहला तो डिपेंड करती है किस पे, एटॉमिक साइज पे, और दूसरा डिपेंड करती है किस पे, जेड फैक्टर पे। तो चलो यहाँ पे हम एटॉमिक साइज का कंसेप्ट ले लेते हैं। तो देखो ध्यान,
दूसरा जो पॉइंट है वो आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली डिपेंड अपॉन द एटॉमिक साइज एंड डायरेक्ट डिपेंड अपॉन जेड इफेक्टिव। ये होता है ना, ठीक है। हम कंप्लीटली इसको डिस्कस नहीं कर रहे, इसका जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी हमने देखा था कि जो ग्रुप 18 है इनका साइज क्या है, स्मॉलर एज कंपेरिजन टू अदर प्रीवियस ग्रुप्स। एक तो ग्रुप 17, 16, 15 ये है और एक 18 ग्रुप है। तो 18 ग्रुप का साइज क्या है, स्मॉलर, और इनका साइज क्या है, बड़ा। तो क्या कहोगे कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18 विल बी हाई, ठीक है। इनका साइज स्मॉल है ना, ग्रुप 18 एलिमेंट का साइज छोटा है और ग्रुप 17, 16, 15 जो भी है इनका साइज बड़ा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये कंसेप्ट लगा लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज पे इनवर्सली डिपेंड करते हैं। इट मींस जो ग्रुप 18 है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, हाई होती है एज कंपेरिजन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 17, 16, 15 सो ऑन। समझ में आ गया। जो 18 ग्रुप का एलिमेंट, 18 ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 18 ग्रुप का जो एटॉमिक साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बाकी ग्रुप के मुकाबले। एक दूसरा जो कंसेप्ट ले सकते हो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो जो 18वां ग्रुप है, ग्रुप 18 है, उसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6। समझ आ गया। जो 18वां ग्रुप है उसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6। तो ये फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। जो 18वां ग्रुप है वो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो करेगा। हमें पता है कि जो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं वो एलिमेंट मोर स्टेबल होते हैं। पता होगा ना, पीछे बताया था कि ऐसा एलिमेंट जो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करे वो नेचर में मोर स्टेबल होगा। और मोर स्टेबल एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है। मोर स्टेबल एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे तो क्या कहोगे कि जो 18वां ग्रुप है वो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। इट मींस दे आर मोर स्टेबल इन नेचर। ये मोर स्टेबिलिटी को शो करेगा, जिस वजह से 18वें ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है। ओके, 18वें ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई होती है, मैक्सिमम होती है ड्यू टू दे शो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट लिया वो यहाँ पे हमने एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग भी लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे लिया, ठीक है। तो ये था ग्रुप 18 और बाकी जो ग्रुप है उनके बीच में कंपैरिजन। चलो अब बात कर लेते हैं और मूविंग टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो क्या कहोगे, ऑन मूविंग हीलियम टू रेडोन atomic size will be increased and decrease ionization enthalpy। कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, एटॉमिक साइज वाला कंसेप्ट। एटॉमिक साइज बढ़ा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना, ठीक है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा टॉप से बॉटम जाने पे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। इट मींस इसका मतलब ये है कि जो हीलियम है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, ज्यादा है, मैक्सिमम शो करता है। और जबकि जो रेडोन होगा इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, लेस होगी। सही है, या कर लोगे। तो ये था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
की डेफिनेशन और टाइप हमने पीछे डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ पे हम ग्रुप 18 की बात करें तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करता है तो उस टाइम में या तो सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है या एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज और रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ पे दो टाइप आते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दूसरा आता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब हम किसी एलिमेंट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, तो उस टाइम में अगर सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है, तो उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्मॉल साइज एटम, एक ऐसा एलिमेंट ले लें जिसका साइज स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट लेके चल रहे हो मान लो स्मॉल साइज एटॉमिक साइज है, स्मॉल साइज का एलिमेंट यहाँ पे लेके चले, अगर उस टाइम में हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करवाना चाहें तो क्या ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या है? छोटा, स्मॉल साइज हो गया। यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो यहाँ पे पहले से क्या प्रेजेंट है? रिपल्सन फोर्स स्टार्ट होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल साइज एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल साइज का एटम लिया जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले से। अब पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स पहले से अप्लाई होगा। और अगर और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एडिशन करवाना चाहेंगे तो क्या ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से रिपल्सन स्टार्ट हो रहा है। अब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहोगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। बाहर से हम सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करेंगे जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर, इस एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस में हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट लेके चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के दो टाइप होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब किसी एटम में, किसी एलिमेंट में अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो उस टाइम में अगर सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाते हैं। अगर किसी भी गिवन एटम या एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाह रहे हो और वो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो पा रहा, उसके लिए अगर हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करें तो उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस एलिमेंट के लिए, उस एटम के लिए एप्लीकेबल होगा जिसका साइज छोटा है, या तो फुल फिल। देखो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लेके चलना जिसका साइज या तो स्मॉल हो, जिसका साइज या तो स्मॉल हो, या फिर वो क्या करें, फुल फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो करें। ठीक है, ऐसा एलिमेंट या तो जिसका साइज स्मॉल हो, या फिर ऐसा दो कि वो एलिमेंट जो फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए हम एनर्जी को सप्लाई करवाना पड़ता है, मतलब एनर्जी की सप्लाई करते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर उस केस में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर एनर्जी की सप्लाई ना करते हुए रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, कर लोगे? तो यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ठीक है। जो अपना तीसरा पॉइंट होगा वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो ग्रुप 18 का कंसेप्ट लेके चलो। तो ग्रुप 18 तो देखो ध्यान देना, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सभी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, सभी फुलफिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। हीलियम -2 शो करेगा और बाकी NH2, NP6 ये जर्नल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सभी फुलफिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, मतलब ये सभी क्या है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। इनका जो वैलेंस शेल है उसमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिस वजह से अगर हम इन सभी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाह रहे हैं 1 बाय 1 करते हुए, तो क्या इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा, क्या ऐड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सभी क्या कर रहे हैं, फुलफिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, जिस वजह से ये सभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड नहीं करवा पाएंगे। अब इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करवा पाएंगे तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितने एलिमेंट है ये 0 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करवाते हैं। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो 0 होती है, नियर बाई 0 होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये सभी क्या फुलफिल है, ठीक है। जो बाहर वाला सेल है उसमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। अब लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है तो इनके बीच में रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा रिपल्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाना चाहेंगे तो पहले से यहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कैसे हो जाती है, 0, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 0 होगी। इट मींस ये जितने एलिमेंट्स हैं सभी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। समझ आ गया? जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियर बाई यहाँ पे 0 होती है, ठीक है। तो लास्ट रिजल्ट ये आ गया कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो नोबल गैसेज एलिमेंट्स है ये नियर बाई 0 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेंगे, या वैसे कह दो कि ये एलिमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट, कर लोगे? चलो अब हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। तो चलो देखो, तो फिलहाल हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज 3 प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस किया है, समझ में आगे होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना कि जो नोबल गैस एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट 0 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेंगे। क्यों शो करते हैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, या तो देखो ध्यान दो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किसी भी एलिमेंट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्ट वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है।